हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था। सॉलिड का बेसिक इंट्रो लिया था। सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली अरेंज होते हैं। क्लोजली अरेंजमेंट होने के साथ साथ हमने कहा था दे हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, सॉलिड का इंट्रोडक्शन किया था कल और हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में भी पढ़ा था। जनरली हमने सॉलिड्स को दो टाइप्स में क्लासिफाइड कर दिया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिनमें हमने कहा था क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो डेफिनेट शेप के ज्योमेट्री के होते हैं, वाइल हमने कहा था नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनका जो शेप, उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो इनडेफिनेट होती है एंड दे आर सूडो सॉलिड्स, दे आर सुपर कूल लिक्विड्स। ठीक है, इस तरह से हमने क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाइड कर दिया था। लेकिन जैसे कि स्टूडेंट्स हम सबको पता है कि ये सॉलिड, ये जो चैप्टर है ये सॉलिड के बारे में है और नॉन क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो ट्रू सॉलिड नहीं होते, वो स्यूडो सॉलिड होते हैं। तो हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमॉर्फस सॉलिड को हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले हैं। हम अगर पढ़ने वाले हैं तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने सॉलिड्स को दो टाइप में डिवाइड कर दिया, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिनमें से हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ेंगे। तो आज हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाइड करने वाले हैं। तो बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाइड करने का जो बेसिक रीजन है, जो बेसिक वजह है क्लासिफाइड करने की, वो बेसिक वजह ये है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो बच्चों हमने कहा क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो मतलब क्लोजली अरेंजमेंट भी होगी और डेफिनेट फिक्स ज्योमेट्री भी होगी पार्टिकल्स की। लेकिन पार्टिकल्स की फिक्स ज्योमेट्री होने के बाद भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को बहुत सारे टाइप में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जनरली हम चार टाइप्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाइड कर सकते हैं और इस क्लासिफिकेशन का बेसिक रीजन जो हमने बताया, वो बेसिक रीजन हमने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इन दोनों के बेसिस पर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को किन चार टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने क्लासिफाई किया। बच्चों, फर्स्ट नंबर का जो सॉलिड है, सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिवाइड किया मॉलिक्यूलर सॉलिड को, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें सेकेंड टाइप का सॉलिड है आयोनिक सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स। थर्ड टाइप के सॉलिड्स है मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। एंड फोर्थ एंड लास्ट कोवलेंट सॉलिड। इन चार टाइप के सॉलिड में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिवाइड कर दिया, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवलेंट सॉलिड। इन चार टाइप के सॉलिड में हमने क्या कर दिया, इन्हें क्लासिफाई कर दिया। अब बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि इनको डिवाइड करने का बेसिक रीजन क्या था, बेसिक रीजन था मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो बच्चों, मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है उनको फिर से तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो बच्चों, सॉलिड चार टाइप के हैं, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक एंड कोवलेंट। और मॉलिक्यूलर जो है वो फिर से तीन टाइप में हमने क्लासिफाइड कर दिया, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। जनरली अब बच्चों हम इनके बारे में इन सब चीजों को फिल करने वाले हैं कि इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से हैं, इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे हैं एंड इनकी कंडक्टेंस कैसी है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। बेसिकली हमने कहा मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारे पास तीन टाइप के हैं, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। लेकिन ये तीनों भी मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं और जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो सभी मॉलिक्यूलर सॉलिड में
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। हमने कल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सच एज एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, मतलब कि ऐसे पार्टिकल जिनसे किसी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में, जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड, तीनों में ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम कह सकते हैं नॉन पोलर में मॉलिक्यूल्स, पोलर में भी मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड में भी मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड में भी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गए मॉलिक्यूल्स। देन आयनिक सॉलिड की बात करें बच्चों, तो आयनिक सॉलिड नाम से पता लग रहा है, आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होंगे? आयंस। आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आयंस होंगे। एंड बात करें मेटालिक सॉलिड्स की, तो बच्चों आप जानते हैं मेटल, चाहे बात करें आयरन की, कॉपर की, जिंक की, गोल्ड की, सिल्वर की, किसी भी मेटल की हम बात करें, सभी मेटालिक सॉलिड्स के अंदर आते हैं। और ये सभी मेटालिक सॉलिड जो हैं, इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं मेटालिक आयंस, मतलब कि मेटल्स के आयंस। तो बेसिकली हम कह सकते हैं इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो भी आयंस हैं, मेटालिक आयंस, मेटल आयंस को कह सकते हैं मेटालिक आयंस। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल्स में कोई भी मेटल है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलना एक कंपल्सरी चीज़ है, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेटालिक सॉलिड्स के अंदर मेटालिक आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको मिल सकते हैं। लास्ट अगर हम बात करें कोवैलेंट सॉलिड, तो बच्चों ये कोवैलेंट सॉलिड जो है, ये कोवैलेंट सॉलिड मॉलिक्यूल्स आ गए, आयंस आ गए, लेकिन एक टाइप का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अभी तक हमने यूज नहीं किया है। तो कोवैलेंट सॉलिड में एटम्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के फॉर्म में मिलते हैं। तो वैसे ही हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पार्टिकल हमको मिलता है वो मिलता है एटम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली हम कह सकते हैं इनमें तीन टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जनरली जब हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात की, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हमने कहा पोलर है, नॉन पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है। इन तीनों में ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या मिल रहे हैं? मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। लेकिन जब तीनों में ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनमें डिफरेंशिएट कैसा है, इनमें डिफरेंस क्या है? तो बच्चों डिफरेंस होता है इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में, मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनके बीच मिलने वाला जो फोर्सेस होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो होते हैं डिफरेंट। तो देखो स्टूडेंट्स, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नॉन पोलर में मिलता है आपको नॉन पोलर में मिलेगा आपको लंदन फोर्स, लंदन फोर्स which is also known as dispersal force, dispersal force, dispersal force। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हमको डिवाइड करना है, हमसे पूछ लिया जाए what is non-polar molecular solid, what is non-polar molecular solid, then we can define the solids in which molecules are bonded with dispersion force are known as non-polar molecular solids। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मॉलिक्यूल्स में डिस्पर्शन फोर्स होता है तो इस टाइप के सॉलिड हमारे कहलाते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक, देन हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। तो बच्चों पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, लेकिन इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो कुछ डिफरेंट होते हैं। यहाँ लंदन फोर्स कहाँ होते हैं, और इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बच्चों जो भी फोर्सेस में मैं मेंशन कर रहा हूँ वो सभी फोर्सेस आप 11th में पढ़कर आएंगे। ठीक है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं इनमें। ठीक है, तो अगर हमको पोलर को डिफाइन करना है तो पोलर को डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं व्हेन द मॉलिक्यूल्स या the solids in which molecules are bonded with dipole-dipole interaction are known as polar molecular solids। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स की। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स कौन से हैं? तो बच्चों यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड नाम से पता लग रहा है, मॉलिक्यूल्स तो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्योंकि इट इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, लेकिन
मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं बच्चों ऐसे। When molecules are bonded with hydrogen bond, then this type of solid is known as hydrogen bonded molecular solid। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है इनको हमने कंप्लीट कर दिया बच्चों, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड, इनको हमने कंप्लीट कर दिया। अब नोट करने वाली क्या है, इनके मेल्टिंग पॉइंट। तो बच्चों जहां मैंने यहाँ जो तीनों फोर्सेस मेंशन किए हैं, ये तीनों फोर्सेस वीक फोर्सेस हैं। वीक फोर्सेस है मतलब कि आसानी से ब्रेक होने वाले फोर्सेस हैं, और आसानी से ब्रेक होने की वजह से जब आप इन सॉलिड्स को मेल्ट करने की कोशिश करते हैं तो इनके जो फोर्सेस हो जाते हैं वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। अब जब फोर्सेस इजीली ब्रेक हो जाएंगे तो ये जो सॉलिड होंगे ये इजीली मेल्ट हो जाते हैं, मतलब कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो बहुत लो होते हैं, बहुत कम होते हैं, और बहुत कम होने की वजह से ये लोअर टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर में बात करें तो रूम टेम्परेचर पे भी क्या हो जाते हैं, ये मेल्ट होने लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, वेरी लो, तीनों के। तीनों के मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के कंडक्टेंस के बारे में। इनकी कंडक्टेंस कैसी, तो बच्चों तीनों ही टाइप के, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड, तीनों ही टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। हम इनको कह सकते हैं इंसुलेटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इनको इंसुलेटर्स कहते हैं क्योंकि इनमें करंट का फ्लो नहीं होता। एग्जांपल की बात करें बच्चों, एग्जांपल में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में, सबसे पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो हम कह सकते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, वी नो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बट कार्बन डाइऑक्साइड हमें तीनों स्टेट में मिलती है, लिक्विड स्टेट में भी मिलती है, सॉलिड स्टेट में मिलती है और गैसियस स्टेट में भी मिलती है। जब हम सॉलिड CO2 की बात करते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो ये क्या है, एक टाइप का सॉलिड है विच इज नॉन एज ड्राई आइस, विच इज नॉन एज ड्राई आइस। ड्राई आइस की फॉर्म में मिलता है बच्चों। ड्राई आइस से मतलब क्या है, हमारा जो नॉर्मल आइस होता है अगर हम उसको टच करते हैं तो हमारा हाथ जो होता है वो गीला हो जाता है, लेकिन अगर सॉलिड CO2 की बात करें, और सॉलिड CO2 दिखता बर्फ जैसा ही है, लेकिन जब हम उस पर हाथ रखते हैं या हाथ फेरते हैं तो उस कंडीशन में हमारा हाथ गीला नहीं होता, इसलिए हम उसे कहते हैं ड्राई आइस। ठीक है स्टूडेंट, तो सॉलिड CO2 जो होगा वो नॉन पोलर सॉलिड है। इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट इज ऑल्सो अ गैस विच इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब हम पेट्रोल पंप जाते हैं तो सिलेंडर्स लगे होते हैं आग बुझाने वाले, तो उसके अंदर भरा होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये हमारे पास भरा होता है। ठीक है, तो इस CCl4 भी क्या है, एक टाइप का नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बात करते हैं पोलर के एग्जांपल में। पोलर के एग्जांपल में हमारे पास आ जाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, HCl, ये दोनों पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जांपल हैं। ठीक है, ये दोनों भी गैसेस फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में भी हमको मिल जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डेड में हमारा होता है नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर जो होता है वो क्या होता है, वाटर जो होता है मतलब नॉर्मल आइस, जिसे अपन ले सकते हैं। तो नॉर्मल आइस जो होगा तो हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड होता है। इसके अलावा सॉलिड अमोनिया जो होगा, सॉलिड अमोनिया वो भी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक मॉलिक्यूलर सॉलिड जो हमने कंप्लीट कर दिया। आगे हम बात करते हैं बच्चों आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में हमने कहा कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, आयंस होते हैं। लेकिन बच्चों नोटिस करने वाली बात है कि आयंस के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है आयनिक बॉन्ड होता है, बट एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं है, इसका जो नेम होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कि आयनिक बॉन्ड का एक्चुअल नेम होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो आयनिक सॉलिड्स हम कह सकते हैं, आयनिक सॉलिड्स आर द सॉलिड्स इन व्हिच आयंस are bonded with electrostatic force of attraction।
रिएक्शन, ठीक। और जब हम आयनिक सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बच्चों आपको पता है कि आयनिक सॉलिड्स में कौन होते हैं, जिनमें आयन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम कैटायन होता है और क्लोराइड जो होता है वो एनायन होता है। तो क्या आपने नमक को या जनरल सॉल्ट को मेल्टिंग स्टेट में देखा है कभी? मेल्टिंग स्टेट में हमने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर हम उसे मेल्ट नहीं कर सकते। नमक को, जनरल सॉल्ट को हमें मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बच्चों नॉर्मल टेम्परेचर पर देखिए मेल्ट नहीं होता, मतलब इसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, नॉर्मल के कंपैरेटिवली हाई होते हैं। तो हम कह सकते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो आयनिक सॉलिड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं बच्चों, हाई होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडक्टेंसी। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, अगर आप नमक की बात करेंगे, जनरल सॉल्ट की बात करेंगे, उसमें करंट फ्लो करेंगे तो जनरल सॉल्ट में करंट नहीं आता है, जनरल सॉल्ट में करंट नहीं आता है। लेकिन बच्चों यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि इसकी मेल्टिंग स्टेट में जब आप नमक को मेल्ट कर लेते हैं या एक्वस स्टेट में, मतलब कि आप पानी मिला देते हैं, तो इन दैट केस इसमें करंट फ्लो हो जाता है। कंडक्टर इन एक्वस स्टेट, तो ये जो होते हैं कंडक्टर होते हैं इन एक्वस स्टेट में कंडक्टर होते हैं। इनके एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो सब इसी के अंदर काम होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटालिक सॉलिड्स की।